अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नदीम शेख एंड आज जो हम टॉपिक यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ साथ ये केमिस्ट्री का एक इनिशियल टॉपिक भी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के ऊपर पूरा केमिस्ट्री डिपेंड करता है। इसलिए इसको समझना और इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना और लर्न करना काफ़ी ज़रूरी है। पीरियोडिक टेबल 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है और नीट के JEE के 11-12 के सिलेबस में इसको एक स्पेसिफाइड नाम से रखा गया है। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। उसी का ये पार्ट है जो हमको आज अंडरस्टैंड करना है, समझना है और डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज एक मोटिवेटेड कोट के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू कीप डूइंग सेम एज यू ऑलवेज डिड, अगर आप वही करोगे और वही कर रहे हो जो तुम करते आए हो, सो यू विल गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। आपको वही मिलेगा जो मिलता आया है। मतलब ये कि आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, तो ऑर्डिनरी के आगे आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। तो आइए अपना जो टॉपिक है इसको हम पीरियोडिक टेबल इस नाम से यहाँ स्टडी करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, JEE पॉइंट ऑफ व्यू से, और केमिस्ट्री का काफ़ी इनिशियल पॉइंट है। सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ जाता है तो केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हमको समझना इम्पॉसिबल या फिर नामुमकिन नहीं है। पीरियोडिक टेबल से पहले सवाल आता है कि व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक टेबल, और ये कंसेप्ट आया कहाँ से। टेबल का मतलब हमको मालूम है कि एक डब्बा, एक जदूल, एक टेबल। पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब हमारे पास होता है कि एक पीरियड, एक वक्फा, एक टाइम का एक गैप, उसको बोलते हैं पीरियड। अब ये टर्म कहाँ से आता है, इसको डिफाइन करते हैं। पीरियोडिक टेबल का मतलब है इट कंसर्न, मतलब इसको हम कोरिलेट करेंगे एलिमेंट से। पीरियोडिक टेबल को हम डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एलिमेंट। कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लाइब्रेरीज में जाते रहते हैं। अगर लाइब्रेरीज की सारी बुक्स को एट रैंडम और ऐसा बिखेर कर रख दिया जाए तो हमको किसी एक बुक को निकालना, किसी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट को या टॉपिक को निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसको हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जिस तरह लाइब्रेरी में बुक्स रखी होती हैं, अगर उस तरह से हम उसको अरेंज करके रखते हैं तो हमको कोई भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की बुक निकालने में कोई परेशानी नहीं होती। सिमिलर वे में यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है जिसकी क्वांटिटी हमारे पास नियर अबाउट 118 है। उसको अगर हम एट रैंडम स्टडी करते हैं तो काफ़ी वक्त लगेगा और हर एक एलिमेंट को अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। वहीं टाइम बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए साइंटिस्ट और जो इनिशियल साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के, जो इनिशियली केमिस्ट्री पर वर्क कर रहे थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इसको क्लासीफाई कर दें, क्यों ना इसकी जमात बंद कर दी जाए, इसको जमातों में बंद कर दिया जाए। इसलिए इसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया है और उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एलिमेंट, उसी को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ सवाल आता है एक छोटा सा कि व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ, तो समझ में आता है व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट। तो एलिमेंट को हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि मैटर का सिंपलेस्ट यूनिट। सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ
एनी सब्सटेंस और एनी मैटर, इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम पहले डिफाइन कर भी चुके हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर और सब्सटेंस। सवाल आता है कि मैटर क्या है, सब्सटेंस क्या है। जो एलिमेंट से मिलकर बना होगा उसको हम सब्सटेंस या फिर उसको हम कहेंगे मैटर। तो अब एलिमेंट को उसी के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि एक वो हिस्सा या वो पार्ट या वो पॉइंट या वो चीज जो मैटर की बेसिक चीज होती है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फिर पीरियोडिक टेबल। अब इनिशियली इसको क्लासिफाई किया सबसे पहले, इसका जिक्र आमतौर से एनसीईआरटी की बुक में और स्टेट बोर्ड की बुक में नहीं है, लेवोजियर। इसको हम आज फिलहाल कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, एंटोनी लेवोजियर। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जितने डिस्कवर हुए थे, नियर अबाउट 22-23 एलिमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर हुए, और उन्हीं 23 और 24 एलिमेंट्स को, 22 एलिमेंट्स को एंटोनी लेवोजियर क्लासिफाई करता है दो हिस्सों में। इसके दो हिस्से कौन से हैं और वो दो हिस्सों में डिवाइड करने का इसका बेस क्या है, हमको ये स्टडी करना है। एंटोनी लेवोजियर फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी कुछ प्रॉपर्टीज नोट करता है, और उन्हीं प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टीज को कुछ एलिमेंट पे पॉइंट आउट होती है और कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज को वो दूसरे एलिमेंट में पॉइंट आउट करता है। इसी के बेस पर ये उन एलिमेंट्स को, उस वक्त के 22 और 23 एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और उसको नाम देता है मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसके पास बेस क्या है, किसको मेटल कहेगा किसको नॉन मेटल कहेगा, ये सवाल आता है। तो लेवोजियर ने सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर दिया है इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज से। इसमें हम देखते हैं कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल इसके अगेंस्ट सॉफ्ट हो गए। एक दो और प्रॉपर्टीज है इसको यहां पर मेंशन करता है लेवोजियर, वो है कंडक्टर। जनरली मेटल्स कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, और हमारे पास जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो नॉन कंडक्टर होंगे। ये उस वक्त की बात चल रही है, फिलहाल हमारे पास इसमें काफी सारे एक्सेप्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देन हम लेवोजियर कहता है कि मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लस्टर होता है। अब लस्टर क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर चमक होना मींस लस्टर। अंडरस्टूड। कोई भी सब्सटेंस जनरली हम देखते हैं पीतल, तांबा, जर्मेनियम, ये सब के सब चमकीले सब्सटेंसेस होते हैं। उसी के बेस पर कहा है लेवोजियर ने कि मेटल जो होंगे वो लस्ट्रस होंगे, इनके अंदर लस्टर होगा। नॉन मेटल नॉन लस्टर होंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन आता है कि हमारे पास आयोडीन है और हमारे पास डायमंड है जिनके अंदर चमक होती है। बट हमारे पास, मैं वही कह रहा हूँ कि एक्सेप्शन को हमको फिलहाल स्टडी नहीं करना है, जो उनकी फैमिलियर प्रॉपर्टीज हैं हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज के बेस पर लेवोजियर कहता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी दो क्लास है, मेटल एंड नॉन मेटल। बट होता यह है कि इन प्रॉपर्टीज के अलावा भी एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए हम एंटोनी लेवोजियर के इस क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको बाइफरकेट कर देते हैं, उसको स्टडी करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम लेवोजियर के क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर रहे हैं, इसका मतलब इसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देंगे। हर साइंटिस्ट का कुछ ना कुछ जो पार्टिसिपेशन रहा है उसमें से कुछ लिया गया पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव थॉट्स, और जो नेगेटिव थे उनको बाइफरकेट किया गया, छोड़ दिया गया। यहां से हमको प्रॉपर्टीज समझ में आती है कि एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को अगले वाले साइंटिस्ट बेस बनाकर काम करेंगे।
ये हुआ पहले वाला क्लासिफिकेशन जो एटो डिविजन ने दिया, उसने कहा मेटल नॉन मेटल, बट हुआ ये कि एक तीसरी कैटेगरी भी आ गई, उसको नाम दिया गया बाद में मेटलॉइड, तो इसलिए इसको हम बाइफरकेट करते हैं, निकाल देते हैं। दूसरा हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है डोब्रिनर ट्राइड्स। ये डोब्रिनर साइंटिस्ट का नाम है, और ट्राई आपको पता है ट्राई का मीनिंग क्या होता है, ट्राई का मतलब तीन, एड भी आपको पता है जमा हो जाना। डोब्रिनर ने क्या किया है, इसने ऊपर की प्रॉपर्टीज के बेस पर तीन तीन एलिमेंट के एक ग्रुप बनाया, तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाता है। अब वो तीन एलिमेंट कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डोब्रिनर ने ट्राई किया अपना जो एक्सपेरिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब डोब्रिनर का ये कहना था कि भाई हमको तीन तीन एलिमेंट तो चाहिए, तीन एलिमेंट कैसे चाहिए, विद सिमिलर प्रॉपर्टी, या तो वो नॉन मेटल हो या फिर मेटल हो, या तो नॉन मेटल हो या फिर मेटल हो। लेकिन उसने इसके ऊपर दो कंडीशन लगाई। कंडीशंस क्या थी? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम अगर आपको एक ग्रुप में अरेंज करना है तो इनको लिखने का या फिर रखने का तरीका ये होगा, इनको इनके एटॉमिक मासेस के, एटॉमिक मासेस या फिर एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रखना है, 7, 23 एंड 39। फर्स्ट कंडीशन क्या आपको जो रखना है, जो उनको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है उनके एटॉमिक मासेस के। दूसरी कंडीशन इसकी ये थी, इन तीन तीन के ग्रुप में पहला जो एलिमेंट होगा वो और तीसरा जो एलिमेंट होगा वो, इन दोनों के एटॉमिक मासेस को आपको ऐड करना है और उसका एवरेज निकालना है। अब इसका और इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, इन दोनों का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वही मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास माना जाएगा। मतलब कंडीशंस ये है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस अरेंज तो करना है, बट बीच वाले का एटॉमिक मास उतना ही आना चाहिए जितना पहले और तीसरे का एवरेज होगा। ये है की कंडीशन। बट होता ये है कि इस तरह की 3 या 4 जो टाइप्स हैं वो तैयार कर पाता है डोब्रिनर, और उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इस तरह से अरेंज नहीं कर पाते और उनका एटॉमिक मास, जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो दोनों का एवरेज नहीं आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ तो हमारा फॉर्मूला सक्सीड है, बट अगर हम हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की बात करते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन 1, 7 एंड 23। अब अगर हम एवरेज निकालते हैं हाइड्रोजन और सोडियम का, 24 प्लस 20, 23 प्लस 1, 24 को अगर डिवाइड करते हैं हम दो से, तो हमारा आंसर आता है 12, जबकि हमारा लिथियम का एटॉमिक मास 7 है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर डोब्रिनर का जो ट्राइड्स का रूल है वो अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इसको भी बाइफरकेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट इसका भी नॉलेज हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसकी जो हार्ड वर्क था, इसका जो मेहनत था वो वेस्ट चला गया। अगले वाला जो हमारा क्लासिफिकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफी नई चीजें हमको देखने को मिली। उसको कहते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम है, ऑक्टा आपको पता है, ऑक्टा का मतलब होता है 8। एक्चुअल में ये न्यूलैंड जो 7 सुर है हमारे, उससे काफी ज्यादा इंस्पायर था। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो 7 सुर है इसने उन्हीं की हेल्प से या उसी को रेफरेंस बनाकर अपना एक आइडिया रिप्रेजेंट किया। इसने कहा कि जब आप एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, स्टेटमेंट को आपको गौर से सुनना है, जब आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब ये होगा कि अगर आप हॉरिजॉन्टली आपके 8 एलिमेंट को 7 एलिमेंट को अरेंज कर रहे हो
तो मतलब आठवां एलिमेंट आपका उन प्रॉपर्टी को शो करेगा जो आपका पहला एलिमेंट शो कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हमारे पास इनके मासेस 7, 9, 10, 12, 14, 16 एंड 18 और 19। इसने अरेंज किया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 सा रे गा मा पा धा नी। अब इसके बाद जो अगला एलिमेंट आएगा इसको हमको 8वें नंबर पे रखना था, लेकिन हो ये रहा है कि 8वां एलिमेंट यहां पर आएगा। अब यहां पर न्यूलैंड एक बात नोट करता है कि 7 एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा हूं, 8वां एलिमेंट वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो लिथियम की थी। इसलिए होगा क्या कि वर्टिकल लाइन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनके एटॉमिक मासेस एक के बाद एक आते जाएंगे, मतलब एक सीक्वेंस हो जाएगा। ये है न्यूलैंड्स का रूल। लेकिन इस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट्स को एडजस्ट कर पाते हैं, सेट कर पाते हैं। उसके आगे क्योंकि एटॉमिक मासेस में काफी फ्लक्चुएशन है, इसलिए हम कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, वेनेडियम, टिटेनियम, क्रोमियम, कॉपर, फेरस एंड सो ऑन अरेंज नहीं कर पाते, इसलिए हमको इसको भी डिस्कार्ड करना पड़ता है। ये वाली थ्योरी भी नॉलेजेबल है बट अप्लीकेबल नहीं है। अंडरस्टूड? इसके बाद जो चौथी वाली थ्योरी आती है, इसके बाद भी एक थ्योरी है जिसका जिक्र किसी भी किताब में, किसी भी टेक्स्ट बुक में या किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं है, बस कुछ जगहों पर दिया है। एक छोटा सा ट्राई था एक साइंटिस्ट का, उसका नाम अगर आप लिखें तो बेहतर होगा, डी चैनप्रोटोनॉइस। डी चैनप्रोटोनॉइस ने सिर्फ और सिर्फ न्यूलैंड्स की थ्योरी को या न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के रूल को कोशिश की है प्रूफ करने की, बट अनलकीली और प्रूफ नहीं कर पाया न्यूलैंड्स की ऑक्टेव्स की थ्योरी को। इसलिए इसको ज्यादा लोगों का अटेंशन ना मिला, और ना ही ये थ्योरी इस लायक थी कि इसको ज्यादा लोगों का अटेंशन मिल पाता। इसके फौरन बाद जो काफी वेल नोन थ्योरी है, और हम भी पीरियोडिक टेबल को उसी के नाम से फिलहाल जानते हैं, उसको बोलते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली मेंडेलीव अकेला एक ऐसा पर्सन नहीं था जो इस पर काम कर रहा था, इसके साथ साथ बट इंडिपेंडेंटली एक और साइंटिस्ट है जो काम कर रहा था, उसका नाम है लॉथरमेयर। अब मेंडेलीव और लॉथरमेयर दोनों वर्क कर रहे हैं। मेंडेलीव और लॉथरमेयर अपनी अपनी लैब में वर्क करते हैं। इस पीरियोडिक टेबल को मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल सिर्फ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसमें लॉथरमेयर का कोई मेंशन नहीं है, वो इसलिए, इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। फिलहाल हमको देखना है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव और लॉथरमेयर के पीरियोडिक टेबल में
न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, एक थोड़ा सा एक दो सेंटेंस का फर्क है, उसी को हमको समझना है और उसी के बेस पर मेंडेलीव ने इसको सेट किया है। अब वो चेंज क्या है, वो फर्क क्या है, वही हमको समझना है। न्यूलैंड्स ने कहा कि हर 8वां एलिमेंट, मतलब हम 7 को अरेंज करेंगे, हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की खुसूसियात को, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। लेकिन मेंडेलीव और लॉथरमेयर इस बात को नोट करते हैं कि यहाँ पर क्वांटिटी को फिक्स कर देना इट इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपको क्वांटिटी को फिक्स नहीं करना है कि 7 एलिमेंट आप अरेंज करेंगे इंक्रीज ऑर्डर में, 8वां एलिमेंट आपका सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, नहीं। उन्होंने ये कहा कि आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट को अरेंज करोगे, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। इनका सेंटेंस आपको याद रखना है, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद एलिमेंट 7 या 8 का जिक्र यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है। इसलिए हमारे पास जो पहले वाला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट आते हैं, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8, 18, 18, 32, 32। यहां हमारे पास एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे कि 2, 8, 18, 18, 32, 32 एलिमेंट्स कैसे आते हैं। फिलहाल हमको यहाँ पर ये देखना है कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को फिक्स नहीं किया यहाँ पर लॉथरमेयर ने या फिर मेंडेलीव ने। उनके पास क्वांटिटी डजंट मैटर, हाँ एक स्पेसिफिक वक्फे के बाद एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता है, शो करता है, दोहराता है, इसलिए उसको उसी के नीचे रखा जाएगा जहां पहले वाला एलिमेंट रखा था। अब ये स्टेटमेंट देने के बाद होता क्या है, इसको नाम मेंडेलीव क्यों दिया गया ये आपको बता देता हूं। इस तरह के नोटिफिकेशन नोट करने के बाद और इस तरह के आइडियाज को नोट करने के बाद लॉथरमेयर अपना वर्क यहाँ पर रोक देता है, लेकिन मेंडेलीव इसके ऊपर फर्दर वर्किंग है। मेंडेलीव इसको फर्दर वर्क करता है और मेंडेलीव इसमें फर्दर एडिशन ऑफ नॉलेज मेंशन करते हैं। अब वो नॉलेज क्या है, मेंडेलीव प्रेडिक्ट करता है कुछ एलिमेंट को जो उस वक्त तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे। मेंडेलीव बताता है कि इन एलिमेंट की जगह यहां पर होगी। सिर्फ उन एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं करता है बल्कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको भी प्रेडिक्ट करता है। दूसरा, मेंडेलीव की इस पीरियोडिक टेबल की एक खास रीजन ये भी है कि इसको मेंडेलीव नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मेंडेलीव ने उस वक्त के ऑल सब 63 एलिमेंट्स को कंप्लीटली सक्सेसफुली अरेंज किया था, इसलिए इसको नाम दिया मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अब सक्सेसफुल तो हो गया टेबल को अरेंज करने में। दूसरा कि उसने प्रेडिक्शन भी दे दी कि कुछ एलिमेंट इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे, उनको आपको यहां रखना है। जीनियसनेस का अंदाजा आपको लगाना है कि वो प्रेडिक्शन तो दे रहा है कि एलिमेंट आएगा, उसके साथ साथ उन एलिमेंट्स का कुछ खुसूसियात भी आपके सामने पेश कर रहा है कि उनका एटॉमिक मास 70 होगा, उनकी डेंसिटी 5.9 होगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उनके ऑक्साइड्स क्या होंगे, उनके क्लोराइड्स क्या होंगे। उसके बाद मेंडेलीव एक नतीजे पर पहुंचता है और अपना एक स्टेटमेंट देता है। उस स्टेटमेंट को कहा गया दैट इज लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब वो स्टेटमेंट क्या है वो देख लेना है, उससे पहले हम उन एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनको मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट किया था और बताया था कि इस तरह के एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे। इका एल्यूमिनियम और दूसरा है इका सिलिकॉन। इका का मतलब होता है नीचे आने वाला, मतलब एल्यूमिनियम तो डिस्कवर हो गया, एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट आने वाला था वो डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, इसलिए मेंडेलीव ने कहा कि इका एल्यूमिनियम डिस्कवर्ड होने वाला है। मेंडेलीव ये कहता है कि इसका जो एटॉमिक मास होगा दैट इज अबाउट 70, अबाउट एग्जैक्टली तो वो नहीं बोला, दैट इज अबाउट 70। मेंडेलीव ये कहता है कि इसका जो डेंसिटी होगा दैट इज
5.9। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो काफी लो होगा। इनके ऑक्साइड जो होंगे E2O3 होंगे। होता यह है कि किसी और साइंटिस्ट के पास कोई और साइंटिस्ट इसी एलिमेंट को डिस्कवर करता है और इन प्रॉपर्टीज को उससे मैच करता है। अब प्रॉपर्टीज मैच किस तरह होती है? जब एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ तो उसको नाम दिया गया गैलियम, एटॉमिक मास पाया गया 68, डेंसिटी पाई गई 5.94, मेल्टिंग पॉइंट पाया गया 30 डिग्री केल्विन और उनके ऑक्साइड्स पाए गए Ga2O3। अब जिस साइंटिस्ट ने गैलियम को डिस्कवर किया वो एक चिट्ठी लिखता है मेंडेलीव को और कहता है कि आपकी प्रेडिक्शन फेल हो गई, आपकी जो भी प्रेडिक्शन थी हमारे कैलकुलेशन उससे बिल्कुल अलग आए हैं। मेंडेलीव एक चिट्ठी उसको वापस लिखता है जो साइंटिस्ट गैलियम को डिस्कवर किया उसको, और ये कहता है कि मेरी प्रेडिक्शन करेक्ट है, तुम अपने कैलकुलेशंस को एक बार चेक करो। ऐसा 3 बार होता है और थर्ड टाइम ये कहता है कि हाँ आपकी प्रेडिक्शन और हमारे कैलकुलेशन दोनों सही थे, हम सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाह रहे थे। दूसरा हमारे पास है इका सिलिकॉन। इका सिलिकॉन मेंडेलीव कहता है उसको इका सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के नीचे आने वाला। जब डिस्कवर्ड होता है तो इसको नाम दिया जाता है जर्मेनियम। उसकी भी प्रॉपर्टीज कुछ इसी तरीके से है जो मेंडेलीव डिस्कवर करता है, उसके एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की ये कुछ खास बातें। हाँ कुछ फॉल्ट है मेंडेलीव के, जैसे कि क्योंकि मेंडेलीव ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस की सीक्वेंस में अरेंज किया था, तो एक दो जगह पर ऐसा हुआ कि मेंडेलीव कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुआ उन एलिमेंट को सेट करने में। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकेल, यहां पर किसी का एटॉमिक मास कम है तो वो पहले आ गया, किसी का एटॉमिक मास कम है वो बाद में आ रहा है, किसी का एटॉमिक मास ज्यादा है वो पहले सेट करने में आ गया। आयोडीन और गैलियम हमारे पास ऐसी एक एग्जांपल है। तो ये एक दो फॉल्ट है जो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद मेंडेलीव सक्सेसफुली अपने टेबल को सेट करता है, और मेंडेलीव जब सेट करता है तो ये क्या करता है, टेबल को इसने टेबल को अरेंज इस तरह किया कि 7 इसने बनाए हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसको नाम दिया पीरियड्स। उसके बाद ये बनाता है 8 वर्टिकल लाइंस, उसको नाम दिया है ग्रुप। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में ये अरेंज करता है एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ग्रुप में आती है उनकी प्रॉपर्टी सेम। इस तरह इसने उस वक्त के डिस्कवर्ड ऑल द 63 एलिमेंट्स को सक्सेसफुली अरेंज कर दिया अपने पीरियोडिक टेबल में। अंडरस्टूड? ये है मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। इसके बाद मेंडेलीव अपने काम में कामयाब रहा। हेनरी मोज़ले उसके बाद क्या करता है, हेनरी मोज़ले मेंडेलीव के ही काम को बारीकी से गौर करता है और मेंडेलीव के ही काम को फिर से अंडर ऑब्जर्वेशन लाता है और उसी के ऊपर काम करता है। अब हेनरी मोज़ले नाम का जो साइंटिस्ट है, ये काम स्टार्ट करता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर के बाद। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका है उसके बाद अपने काम को स्टार्ट करता है और मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल पे ही रिसर्च करता है। तो पता ये लगाता है
कि मेंडलीफ ने जो बेस बनाया था, इसका जो लॉ था कि मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर periodic function of their एटॉमिक मासेस। मेंडलीफ ने ये एक लॉ स्टेट किया और इसी लॉ के थ्रू पूरे टेबल को सेट किया। हेनरी मोजली मेंडलीफ के ही लॉ पर आगे काम करता है और उसी पर रिसर्च करता है। अब रिसर्च करता है, लेकिन रिसर्च में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करता है। हेनरी मोजले नियर अबाउट 30 to 40 एलिमेंट्स के ऊपर से हाई एनर्जी वोल्ट इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करता है, ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करता है। किस पर? 30 to 40 एलिमेंट के ऊपर से। वहां से निकलती है एक्सरेज, और इस एक्सरेज के अगेंस्ट हेनरी मोजले सबसे पहले एक प्लॉट बनाता है, एक ग्राफ बनाता है, ग्राफ प्लॉट करता है एटॉमिक मास। इसके देखने में आता है हेनरी मोजले एक ग्राफ प्लॉट करता है कि वेवलेंथ का अंडर रूट लेता है। पता ही चलता है कि जो एक्सरेज निकला है उसकी वेवलेंथ का अंडर रूट वैल्यू जब एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट प्लॉट किया जाए तो इनकी वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता है, इनकी वैल्यूज हमको परफेक्ट मिलती है। और फिर यहां पर मेंडलीफ के लॉ में हेनरी मोजले थोड़ा सा चेंज करता है, उसको कहा गया मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और उस तरह जो टेबल सेट किया गया उसको कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हेनरी मोजले टेबल सेट करता है उस लॉ को कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब वो लॉ क्या कहता है? वो लॉ ये कहता है फिजिकल एंड केमिकल properties are periodic function of their atomic number, not atomic mass। उसके बाद जो एक दो फॉल्ट बाकी थे पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं।